नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, जिसमें साहित्य प्रथम पत्र में अलंकार शास्त्र इतिहास कविनाम परिचय है। अलंकार शास्त्र इतिहास नामक आपके ग्रंथ चल रहा है, इसमें कवियों का परिचय। अलंकार शास्त्र इतिहास में जो कवि हुए हैं उन कवियों के परिचय के बारे में आपका ये पाठ्यक्रम चल रहा है। कवि परिचय में आप कुछ कवियों का परिचय कर चुके हैं। आज कवि विश्वनाथ का परिचय चलेगा। कवि विश्वनाथ जो कि साहित्य परंपरा में एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त हैं, जिनके साहित्य दर्पण नामक काव्य ग्रंथ को काव्य शास्त्रों की श्रेणी में, अलंकार शास्त्रों की श्रेणी में एक उच्चतम स्थान प्राप्त है। उन कवि के बारे में ही व्यक्तित्व, कृतित्व और वैशिष्ट्य को और उनके सिद्धांतों को हम यहाँ जानेंगे। तो सर्वप्रथम कवि का परिचय के विषय में हम देखते हैं। कवि विश्वनाथ कविराज स्वग्रंथेषु परिचय संकेतितवान। विश्वनाथ जो कि कविराज हैं, इन अपने परिचय के बारे में स्वल्प ही बताया है। तदनुसार, उनके अनुसार अस्य पिता चंद्रशेखर, इनके जो पिता हैं वो चंद्रशेखर हैं, और कलिंग नरेशस्य संधि विग्रहिकः आसीत्। और जो चंद्रशेखर हैं वो कलिंग नरेश के संधि विग्रहक थे। विश्वनाथोपि तत्पदं विभूषितवान, और संधि विग्रह अर्थात जो संधि दाता, परामर्श दाता जो थे, इसके बाद पिता के बाद उनके पद पर विश्वनाथ भी विराजमान हुए, अर्थात कलिंग नरेश के संधिवाहक, संधि ग्राहक के रूप में उनके लिए पद से विभूषित हुए। विश्वनाथस्य प्रपितामहो नारायणः कलिंग नरेशस्य नरसिंहदेशस्य सभायां शास्त्रार्थं कृतवान। और जो विश्वनाथ के प्रपितामह अर्थात परदादा नारायण, जो नारायण थे, उन्होंने कलिंग नरेशस्य नरसिंहदेवस्य, जो कलिंग नरेश, जो कलिंग देश है, उसके जो नरसिंह देव राजा हुए, उनकी सभा में शास्त्रार्थ भी किया था। अर्थात उस कलिंग नरेश परंपरा से जुड़े हुए थे, कलिंग देश की जो परंपरा थी उनसे जुड़े हुए थे। विश्वनाथ अलाउद्दीनस्य उल्लेखं कृतवान। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका वर्णन भी किया था। अतः अंतः साक्ष्यानां बाह्य साक्ष्यानां च आधारे विश्वनाथस्य स्थितिकालः चतुर्दशशताब्द्यां निर्गणीयते। इसलिए जो अंतः साक्ष्य प्राप्त हुए या बाह्य साक्ष्य जो प्राप्त हुए, साक्ष्य अर्थात प्रमाण जो प्राप्त हुए, उनके अनुसार ऐसा माना गया कि इन कवि का जो स्थिति काल है वो चतुर्दश शताब्दी के मध्य का माना गया। इनको चतुर्दश शताब्दी के मध्य अर्थात ईस्वी माना गया। 1300 से 1384 ईस्वी के मध्य इनका जन्म काल माना गया है। विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पणे स्वव्यक्तित्वं संकेतितवान। उन्होंने जो साहित्य दर्पण नामक 10 परिच्छेदों का जो ग्रंथ है उसमें अपने परिचय के बारे में बताया। सह पितृभक्तः आसीत्, और ये पितृभक्त थे। प्रथम परिच्छेदान्ते सह आत्मानं श्रीमन्नारायण चरणां विन्द्यं अध्रुवत् कथयति। इन्होंने अपने प्रथम सर्ग में, प्रथम परिच्छेद में इन्होंने जो श्रीमन नारायण, जो इनके नारायण पितामह प्रपितामह हुए हैं, उनके चरणों में वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अहम, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं इनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और साहित्य दर्पणे रस प्रकरणे अपि विश्वनाथेन स्वपितुः वैदुष्यं प्रशंसिता। और इन्होंने अपने पिता के विद्वत्ता की भी प्रशंसा की, जो रस प्रकरण है उसमें। अयम अष्टादश भाषासु निपुणः आसीत्। ये 18 भाषाओं में निपुण थे।
अनेन स्वस्मै, इन्होंने स्वयं के लिए साहित्याण कर्णधारः ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कवि शुक्ति रत्नाकर इत्यादि विशेषणानि प्रयुक्तानि। इन्होंने स्वयं के लिए इन विशेषणों को प्रयुक्त किया। अस्य पुत्रेण लोचनाख्य टीकायां स्वपितुः व्यक्तित्वं वैशिष्ट्यं निरूपिता। और इनके जो पुत्र हुए हैं उन्होंने लोचन नामक टीका, साहित्य दर्पण की जो टीका है, लोचन नामक जो टीका है, उसमें अपने पितु के वैशिष्ट्य के बारे में भी बताया है। अशेष भाषा रमणी भुजंगः साहित्य विद्यार्णव कर्णधारः ध्वन्य ध्वनि प्रौढ़धियां पुरोगः श्री विश्वनाथः कवि चक्रवर्ती इति। ऐसा उन्होंने इनके बारे में, प्रशंसा के बारे में लिखा। इनके पुत्र ने, विश्वनाथ के पुत्र ने लोचन नामक टीका में। रचना के विषय में इनकी बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं, विश्वनाथस्य अष्ट रचना उल्लेख प्राप्यते। इनकी 8 रचनाएं के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। अगर रचनाओं के बारे में प्रश्न आए तो लिख सकते हैं कि 8 रचनाएं हैं। तत्र साहित्य दर्पण अलंकार शास्त्र विषय को मौलिक ग्रंथ काव्य प्रकाश दर्पणस्य टीका ग्रंथ। एक प्रकार से जो काव्य प्रकाश है मम्मट का, उसका टीका ग्रंथ के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। और साहित्य दर्पण जो है वो अलंकार शास्त्र विषय का एक मौलिक ग्रंथ के रूप में भी इसे देखा जाता है। साहित्य दर्पणे अपि त्रयो भागा, जैसे आपने पहले के अलंकार शास्त्रियों के अलंकारों के बारे में पढ़ा कि उनके काव्य के शास्त्र, जो अलंकार शास्त्र उसके 3 भाग हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके 3 भाग हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। अस्मिन् ग्रंथे 10 परिच्छेदाः सन्ति। इनके ग्रंथ में 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेद का अभिप्राय आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। परिच्छेद अर्थात भाग, किसी ग्रंथ को भागों में विभाजित करना, उसे यहाँ पर कहा परिच्छेद। तो यहाँ पर 10 परिच्छेदों में इन्होंने अपने पूरे जो काव्य शास्त्र है उसको पूरे 10 परिच्छेदों में बांटा है। उन परिच्छेदों के बारे में बताया भी है कि किस परिच्छेद में क्या है। तो इनका जो प्रथम परिच्छेद है उसमें आपके काव्य स्वरूप निरूपण मिलता है, अर्थात काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए, काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, काव्य को क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इन सभी के बारे में प्रथम परिच्छेद में काव्य स्वरूपम नामक काव्य स्वरूप आदि के बारे में बताया गया है। जो इनका द्वितीय परिच्छेद है, उस द्वितीय परिच्छेद में पद, वाक्य, वृत्ति आदि के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि पद क्या है, वाक्य क्या है, महावाक्य क्या है, इन सभी के बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से इन्होंने द्वितीय परिच्छेद में बताया है। पद, वाक्य, वृत्ति आदि का लक्षण इन्होंने क्या है, पद कैसा होना चाहिए, वाक्य कैसा होना चाहिए, महावाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के समाधान जो है द्वितीय परिच्छेद में इन्होंने विस्तृत रूप से किया हुआ है। तृतीय परिच्छेद जो है उसमें रस का वर्णन किया है इन्होंने। रस आप जानते होंगे, श्रृंगार, हास्य आदि 9 रस हैं। उन 9 में से नाट्य मुनि, नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का है, उन्होंने 8 रसों को ही मान्यता प्रदान की है। उन रसों के बारे में यहाँ पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की है कि कौन से रस और उनके स्थायी भाव, आलम्बन भाव, विभाव आदि के बारे में भी इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। साथ ही साथ उन रसों से संबंधित रस कहाँ प्रयुक्त होंगे उनके बारे में बताया है। रस नायक नायिकाओं से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर नायक नायिकाओं का भी विस्तृत वर्णन किया है। नायक के 4 भेद बताए हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। और नायिकाओं के 3 रूप बताए हैं, स्वकीय, परकीय, अन्य। पुनः नायकों के श्रृंगारिक भेद बताए गए हैं, नायिकाओं के भी अनेक भेद बताए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नायक नायिकाओं के भेदों का निरूपण किया गया है। नायक के सहायक कौन कौन से होते हैं उनका निरूपण किया है, नायिका के सहायक कौन कौन से होते हैं उनका निरूपण किया है। अर्थात
पढ़ रहे हैं उन शास्त्रीय प्रथम वर्ष वालों के लिए ये काव्य स्वरूप, पद, वाक्य, वृत्ति, लक्षण, रस, नायक नायिकाओं के भेद आदि के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त कराया है साहित्य दर्पण में। क्योंकि शास्त्रीय जो शास्त्री कर रहे हैं उन सभी शास्त्री वालों के एक साहित्य दर्पण नामक जो काव्य है, ये ग्रंथ पूरे का पूरा ही चलता है तीनों वर्षों में, शास्त्री प्रथम वर्ष, शास्त्री द्वितीय वर्ष और शास्त्री अंतिम वर्ष में। ये पूरा का पूरा आपका ग्रंथ चलता है साहित्य दर्पण। प्रथम वर्ष में आपके 1 से 4 परिच्छेद चलते हैं, द्वितीय वर्ष में आपके 5, 6, 7 परिच्छेद चलते हैं और तृतीय वर्ष में आपके 8, 9, 10 परिच्छेद चलते हैं। इसका मतलब आपके तीनों वर्ष में जाकर के आपकी काव्य ग्रंथ जो है, अलंकारिक ग्रंथ जो है, उसका संपूर्ण ज्ञान देने के लिए उस ग्रंथ को विभाजित किया है। जब आप आचार्य में चले जाएंगे तब आप आचार्य में इसका पूर्ववर्ती जो काव्य, इसका पूर्ववर्ती काव्य जो है काव्य प्रकाश, जिसका एक प्रकार से मौलिक टीका ग्रंथ भी इसको माना जाता है, उसके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा आपको आचार्य में। अभी आप शास्त्रीय में पढ़ रहे हैं तो शास्त्री के अनुरूप आपके इस काव्य के पूरे जो तत्व है काव्य के, उन सभी तत्वों का विवेचन किया है। काव्य स्वरूप, पद, वाक्यों का निर्माण, रस, नायक नायिकाओं के भेदों के बारे में। अब चौथा परिच्छेद जो है, चौथे परिच्छेद में आपको यहाँ पर बताया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, काव्य के भेद के बारे में बताया है। गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि काव्य, दो काव्य के जो भेद हैं उन काव्य के भेदों के बारे में वर्णन किया गया है। काव्य के दो भेद, गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि काव्य, उन दोनों काव्यों के यहाँ पर वर्णन किया गया है। पांचवें परिच्छेद में आपको व्यंजना व्यापार, व्यंजना शक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है। और जो आपका छठा परिच्छेद आता है उसमें है आपके काव्य भेद, काव्य के पुनः 2 भेद किए। और पहले आपके काव्य के भेद है गुणीभूत व्यंग्य आदि, उसके बाद में काव्य के पुनः भेद किए, काव्य के भेद दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य को रूपक कहते हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक का वर्णन किया और उस रूपक से अभिप्राय है नाटक आदि। तो उसके बाद में नाटक का स्वरूप बताया, नाटक का स्वरूप बता के, नाटक का लक्षण बता के, नाटक का प्रयोग बता के, नाटक का कार्य व्यापार भी बताया है और किस प्रकार से नाटक की कथा वस्तु होनी चाहिए, नाटक का व्यापार किस प्रकार से विस्तृत और सूक्ष्म रूप से होना चाहिए, दर्शकों को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, रंजन वो किस प्रकार से लगे, उन सभी के बारे में सूक्ष्म दृष्टि से विस्तृत विवेचन किया है कवि विश्वनाथ ने। इनसे पूर्व नाटक के बारे में इस प्रकार से विस्तृत विवेचन जो किया है वो किया है नाट्य शास्त्रकर्ता भरत मुनि ने, और उनके बाद इन्होंने इस नाट्य स्वरूप को अच्छे विस्तृत रूप से यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इस काव्य भेद रूपी जो छठा आपका परिच्छेद है, ये इसका एक प्रकार से मुख्य परिच्छेद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस पूरे परिच्छेद में ये छठा परिच्छेद सबसे बड़ा परिच्छेद है और इस पूरे परिच्छेद के अंदर नाट्य स्वरूप को लेकर के कवि चल रहे हैं। तो और इसके बाद में है दोष, काव्य के दोषों के बारे में बताया गया, काव्य के अच्छी बातें बताई गई है, काव्य के जो दोष है उनके बारे में भी बताया गया है। तो काव्य के दोषों के बारे में वर्णन किया 7वें परिच्छेद में, 8वें परिच्छेद में गुणों के बारे में वर्णन किया, 9वें परिच्छेद में रीतियों के बारे में वर्णन किया, जो गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी जो रीतियां हैं उनके बारे में, और अंतिम परिच्छेद जो 10वां परिच्छेद है उसके अंदर अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया। अब देखिए आपका 3 वर्ष का पाठ्यक्रम जो है वो प्रथम परिच्छेद से लेकर के 10वें परिच्छेद तक आपके चलता है, और इसमें प्रथम परिच्छेद से लेकर 10 परिच्छेद तक 3 विषय आपके मुख्य रूप से इसमें जोड़े हैं। जैसे कि प्रथम वर्ष के अंदर आपके रस अर्थात तृतीय परिच्छेद है जो कि बड़ा परिच्छेद है उसको जोड़ा गया है, और इसी प्रकार से द्वितीय वर्ष में आपके काव्य भेद रूपी जो छठा परिच्छेद है वो, और उसी तरह आपके अंतिम वर्ष में अलंकार रूपी बड़ा परिच्छेद है। जो ये 3 परिच्छेद जो है आपके मुख्य परिच्छेदों के रूप में है, जिनके बारे में आपको विस्तृत ज्ञान यहाँ पर कराया गया है। जो अभी शास्त्री द्वितीय वर्ष में पढ़
तो ये आपके 10 परिच्छेदों के बारे में था, सूक्ष्म ज्ञान के उनमें क्या क्या है। अगर आपसे पूछ भी सकते हैं 10 परिच्छेद का वर्णन कीजिए कि उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है, इसलिए इन्हें भी आप ध्यान में रखें। अब आता है काव्य के वैशिष्ट्य। तो वैशिष्ट्य के बारे में कवि का वैशिष्ट्य क्या है? सरलता, बोधगम्यता, व्यापकता च साहित्य दर्पणस्य लोकप्रियया आधारभूतानि तत्त्वम्। देखिए ऐसा नहीं है कि कविराज विश्वनाथ से पहले किसी ने इन सभी विषयों को नहीं बताया हो। सभी विषयों को पहले भी और कवियों ने बताया है, किंतु इन कवि की विशेषता क्या है? सरलता। इन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप जो रखी वो है सरलता, और दूसरा बोधगम्यता। आपने लिख तो दिया लेकिन दूसरे के पास वो चीज पहुंच ही नहीं पाई तो उसका कोई अभिप्राय नहीं। तो ऐसा जो बोध हो, बालानां बोधाय, बालकों के बोध के लिए ग्रंथ हो, ऐसा नहीं कि लिख के रख दिया उसको कोई पढ़ ही नहीं पाए। तो इस ग्रंथ की जो विशेषता क्या है कि इसको पढ़ने वाला बड़े आराम से इस काव्य को समझ सकता है, सहजता से, सरलता से इस काव्य के बारे में जान सकता है। व्यापकता, और इन्होंने व्यापकता क्यों? क्योंकि इन्होंने काव्य के पहले तत्व से लेकर के अंतिम तत्व तक सभी तत्वों का वर्णन किया है। किसी चीज को भी इन्होंने यहाँ से अलग नहीं किया, सभी तत्वों को इन्होंने साथ में लेकर के चले हैं। और ये लोकप्रियता, जो साहित्य दर्पण की जो लोकप्रियता है उसका मुख्य कारण क्या है? उसकी सरलता, बोधगम्यता, और तीसरी चीज बताई उसके अंदर व्यापकता। ये तीनों चीजें हैं उसकी, जो तीनों चीजों के कारण यहाँ पर ये काव्य लोकप्रिय काव्य के रूप में जाना जाता है। अयम अलंकार शास्त्रस्य नाट्य शास्त्रस्य च समन्वित रूपम प्रस्तुतवान। इस ग्रंथ ने अलंकार शास्त्र का और नाट्य शास्त्र का समग्र रूप, समन्वित रूप यहाँ पर प्रस्तुत कराने का कार्य किया है। न केवल नाट्य शास्त्र, न केवल अलंकार शास्त्र, इन्होंने अलंकार शास्त्र को भी उतनी महत्वता दी और नाट्य शास्त्र को भी, दोनों को बराबर रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। रस संप्रदायस्य अनुयायी विश्वनाथ रसात्मकमेव काव्यम काव्यमिति स्वचिकार। जो रस संप्रदाय के अनुयायी हैं, रस संप्रदाय को जो मानने वाले हैं, उन्होंने माना है कि विश्वनाथ ने रसात्मकमेव वाक्यम काव्यम इति, कि रसयुक्त जो वाक्य है वही काव्य है। इन्होंने काव्य लक्षण किया, काव्य स्वरूप जो बताया है, इसमें काव्य स्वरूप में सबसे पहले काव्य लक्षण जो किया उसमें इन्होंने लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बताने से पहले इन्होंने जो और पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उन सभी के काव्यों के लक्षणों को प्रस्तुत कराया, और सभी के काव्य लक्षणों को प्रस्तुत करा करके उन सभी का खंडन करते हुए इन्होंने अपने काव्य का लक्षण किया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस युक्त जो वाक्य है वही काव्य है। तो इसलिए फिर आपका प्रश्न आएगा अब रस क्या है? तो फिर इन्होंने कहा रस्यते इति रसः, जो रसित हो वही रस है। तो वाक्य रसात्मकम वाक्यम काव्यम रस पदेनात्र रस्यते इति रसः, जो रसित हो वही रस है, ऐसी व्युत्पत्ति भी इन्होंने की है। तेन मम्मट वामनादीनां काव्य लक्षणानि खंडितानि, इन्होंने किसके काव्य लक्षणों का खंडन किया है? मम्मट का, और जो वामन है इन, और कुंतक है या आनंदवर्धन है, इन आदि जो आचार्य हैं इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन भी किया है। क्योंकि मम्मट ने कहा तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावन्नम कृति पुनः क्वापि, जो दोष रहित गुण सहित जो काव्य है उन्हें शब्दार्थ जो है उन्हें काव्य माना है। वामन ने कहा रीतिरेव काव्यस्य आत्मा, रीति ही काव्य की आत्मा, रीति अर्थात पद संघटना एवं काव्यस्य आत्मा। आनंदवर्धन ने कहा ध्वनिरेव काव्यस्य आत्मा, ध्वनि ही काव्य की आत्मा। तो कुंतक ने कहा वक्रोक्तिरेव काव्यस्य आत्मा, वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। तो इन सब का खंडन करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त जो वाक्य है वही काव्य। रस युक्त के लिए कहा रस्यते इति रस, वाक्य के लिए भी आगे कहा गया है
पदोच्चय वाक्यम, पदों का जो समूह है उसे वाक्य का। देखिए सबसे पहले होता है वर्ण, वर्णों के समूह से बनता है शब्द, ठीक है। और उन वर्णों के समूह से जो शब्द बनता है वो शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने योग्य हो जाए तो उसे कहते हैं पद। देखिए शब्द और पद में अंतर क्या है, जब शब्द जो है वो अगर अकेला है तो शब्द है, लेकिन जब कहीं वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो वो पद बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं नाम लिखा हुआ है राम, तो ये राम अगर लिखा हुआ है तो ये एक शब्द है, लेकिन मैंने कहा कि राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, अगर मैं ऐसा कहूं तो रामः पद हो गया न कि शब्द है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है रामः तो ये क्या है, शब्द है। तो कवि ने कहा कि पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये अकेला एक शब्द है और ये शब्द जब वाक्य में आ जाएगा तो कई सारे पद हो गए, तो उनसे कहेंगे पदों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में क्या है, पद, पद जो है पदों का समूह, पदोच्चय वाक्य, ऐसा कहा गया है। पदों का समूह जो है उसे कहेंगे वाक्य। और वाक्य कैसा, रसयुक्त वाक्य होगा तो तब क्या होगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य कैसा, रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाएगा, तब इनका लक्षण की पूर्ति होती है। अब काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति ध्वनिकार मतस्यं समीक्षा प्रसंगे तेन रसादि रूप मात्रो ध्वनिरेव काव्यात्म तत्वेन स्वीकृतः। और इन्होंने समीक्षा करते हुए आनंदवर्धन के काव्य लक्षण की समीक्षा करते हुए ध्वनिरिति काव्य ध्वनिकार मतस्य समीक्षा प्रसंगेन तेन रसादि रूप मात्रो ध्वनिरेव काव्य आत्मा तत्वेन स्वीकृतः। इन्होंने जो काव्य स्वरूप काव्य लक्षण बताया ध्वनिकार ने, उनके काव्य को स्वीकार भी किया कि रसयुक्त जो ध्वनि है उसे इन्होंने काव्य के रूप में स्वीकार। अब काव्य प्रयोजन के रूप में यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, साहित्य दर्पणे काव्य प्रयोजने लाघवा वर्तते, लाघव अर्थात लघु प्रयोग उन्होंने दिखाया है। तेन मम्मट कुंतकादिभिः प्रतिपादितेषु विविध काव्य प्रयोजनेषु चतुर्वर्ग फल प्राप्तिरेव काव्य प्रयोजनेन स्वीकृता। जो इनसे पहले मम्मट कुंतक आदि ने जो काव्य प्रयोजन दिखाया गया है, उनके काव्य प्रयोजन को ही, उनके मत को ही यहाँ पर स्वीकारते हुए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चारों वर्गों की फल प्राप्ति होना ही काव्य का प्रयोजन इन्होंने स्वीकारा है। काव्य भेद सिद्धांत के बारे में बताया, साहित्य दर्पणे काव्यस्य भेदद्वयं प्रतिपादितम्। काव्य के यहाँ पर इन्होंने दो भेद माने हैं। तेन काव्यस्य भेदत्रयवादिनः मम्मटस्य मतम नानुस्मृतम्। इन्होंने काव्य के दो भेद बताए हैं, इन्होंने दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। लेकिन इनसे पहले विश्वनाथ जो मम्मट हुए हैं काव्य प्रकाश करता, उन्होंने काव्य के तीन भेद बताए, उत्तम मध्यम अधम काव्य, उत्तम काव्य मध्यम काव्य और अधम काव्य। लेकिन इन्होंने केवल दो ही रूपों को यहाँ पर माना है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य आत्मा सिद्धांत के रूप में बताया। विश्वनाथ मतेन रस एव काव्यस्य आत्मा सार रूपतया जीवनाधायकः। जो इन्होंने रस का रूप बताया कि इनके मतानुसार रस एव काव्यस्य आत्मा, यही सार रूप में जीवन का आधार बताया। रसाभावे काव्ये काव्यता न तिष्ठति। रस के अभाव में काव्य की जो काव्यता है वो नहीं रह सकती। अगर आप मान लीजिए भोजन कर रहे हैं और उस भोजन में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है, तो आप भोजन से पेट भर सकते हैं लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि भोजन में 6 प्रकार के रस होते हैं। उन 6 रसों का प्रयोग अगर भोजन में नहीं है तो भोजन सारहीन होता है। उस भोजन का लाभ जो है वो लाभ हमें नहीं मिलता। और जिसे हम कहते हैं कि मजा आ गया, वो स्वाद है, जो मजा आनंद आ गया वो स्वाद है। और वो स्वाद की उत्पत्ति
उत्पत्ति स्वाद की प्रतीति कब होगी, जब उस स्वाद युक्त उसमें तत्व जो समाहित होंगे अर्थात रस समाहित होंगे। जो उसी प्रकार से काव्य में है, काव्य के जो रस हैं वो उनमें समाहित होंगे, तभी उस काव्य के तत्व की अनुभूति होगी, अन्यथा उस काव्य के तत्व की अनुभूति नहीं होगी। तो इसी चीज को माना रसाभावे काव्ये काव्यता न तिष्ठति, रस के अभाव में काव्य की जो काव्यता है वो नहीं रहेगी। रस संप्रदाय विश्वनाथ से विशिष्टम स्थानम, इसीलिए रस संप्रदाय वालों ने इनको एक विशिष्ट स्थान के रूप में माना है, एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त है। भरत मुनिना रस विवेचनम दृश्य काव्य संदर्भे एव कृतम, जो भरत मुनि है उन्होंने रस का जो विवेचन किया है, रस सिद्धांत के बारे में जो उन्होंने बताया है भरत मुनि ने, वो दृश्य काव्य के संदर्भ में ही बताया। दृश्य काव्य क्या है, रूपक आदि, दृश्यम तत्राभिनयम, जब आप छठा परिच्छेद पढ़ेंगे तो उसका है दृश्यम तत्राभिनयम। दृश्य काव्य क्या है, जहां पर अभिनय हो वो दृश्य काव्य है, और अभिनय क्या है, तद्रोपारोपातो रूपकम, जहां किसी पर किसी चीज का आरोप कर दिया जाए उसे रूपक कहते हैं, और रूपक को भी माना दृश्य काव्य, तो वो कहीं ना कहीं उन नाटक आदि से ही जुड़ा हुआ तत्व है। श्रव्य काव्य आनंद वर्धन ने रस सिद्धांत प्रतिष्ठापित, और दृश्य काव्य के साथ साथ इन्होंने श्रव्य काव्य को भी माना है कि श्रव्य काव्य है, इसीलिए इन्होंने ध्वनि कारक जो है आनंद वर्धन उनके मत को भी स्वीकारा है, क्योंकि दृश्य काव्य भी है और श्रव्य काव्य भी है। तो जब श्रव्य काव्य की बात करेंगे तो ध्वनि काव्य की याद आएगी। ध्वनि काव्य जो है, ध्वनि काव्य की प्रतिष्ठा की है आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक के रूप में। उन्होंने ध्वनि के मत में ही रस का विवेचन भी किया है। रस सिद्धांत प्रतिष्ठापित किंतु तदीय रस विवेचनम ध्वन्यंगेन आसीत्। विश्वनाथ रस सिद्धांतम ध्वनि पाशादि मोचयितुम साहित्य दर्पणम विरचत। और विश्वनाथ ने जो है रस सिद्धांत का विवेचन क्यों किया है, जो ध्वनि आदि का जो पाश है उस पाश से मुक्त कराने के लिए उन्होंने इस साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। तत्र स्वातंत्रेण रस सिद्धांत प्रतिष्ठापितो वर्तते, इन्होंने रस सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठापित किया। समग्रता साहित्य दर्पणे काव्य शास्त्रीय तत्वानां समग्रता विवेचनम अस्ति। काव्य शास्त्र जो है, साहित्य दर्पण नामक जो काव्य शास्त्र है उसमें जितने भी काव्य शास्त्रीय तत्व होते हैं उन सभी का विवेचन है। वो मैं आपको पूर्व में यहाँ बता चुका हूँ कि जितने भी काव्य शास्त्र के तत्व हैं सभी तत्वों का समग्रता इन्होंने यहाँ पर एक काव्य में की है। इनसे जो अनेक आचार्य हुए हैं, किसी ने रीति के रूप में काव्य को माना, जैसे वामन है उन्होंने रीति को काव्य के आत्म तत्व में माना और उन्होंने केवल रीति के बारे में ही वहां पर विवेचन किया, अलंकारों का विवेचन किया। ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक लिखा तो उन्होंने अलंकारों को ध्वनि रूप तत्व मानते हुए अलंकारों का वर्णन किया। किंतु इन आचार्यों ने यहाँ पर काव्य शास्त्र के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को प्रमुखता से अपनाया और उन सभी तत्वों के बारे में यहाँ पर विवेचन किया है। वृत्ति रस अलंकार गुण रीति दोषादीनां सर्वेषां काव्य तत्वानां तत्र निरूपणं कृतं। तत्र कुत्र साहित्य दर्पणे, साहित्य दर्पण में उनका विवरण किया हुआ है। दृश्य श्रव्य काव्य भेद निरूपणम तत्र वैशद्येन कृतम, और दृश्य काव्य का श्रव्य काव्य का विस्तृत विवेचन इन्होंने किया है। न किंचित महत्वपूर्णम काव्य शास्त्रीय तत्वम तत्र अस्पृष्टम अवशिष्टम, ऐसा कोई सा भी तत्व नहीं है जो इनको ऐसा लगा कि उस काव्य तत्व से बाहर किया जाना चाहिए। इन्हें सभी तत्व मुख्य लगे, इसीलिए मुख्य तत्व के रूप में सभी का विवेचन इन्होंने काव्य शास्त्र में किया है। इदमेव साहित्य दर्पणस्य लोकप्रियता रहस्य, यही है लोकप्रियता का रहस्य। क्या रहस्य है कि इन्होंने काव्य के किसी भी तत्व को नहीं छोड़ा, इसीलिए साहित्य दर्पण को काव्य शास्त्रों की श्रेणी में अच्छा शास्त्र, अच्छा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी काव्य के तत्व
होते हैं, सभी तत्वों को यहाँ पर प्रस्तुत कराने का कार्य किया है। एक प्रकार से संक्षेप में सभी का जो तत्व हैं उन तत्वों का विवेचन अगर कहीं देखना है तो वो है आपका साहित्य दर्पण। इसीलिए आपके शास्त्रीय परंपरा में काव्य शास्त्र तत्व के रूप में अगर किसी को जोड़ा गया है तो वो है साहित्य दर्पण, क्योंकि साहित्य दर्पण काव्य पढ़ने ग्रंथ पढ़ने मात्र से आपको जितने भी काव्य के तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के बारे में संक्षेप और विस्तृत रूप में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आपके प्रथम सोपान के रूप में आपको जो सर्वप्रथम काव्य पढ़ाया जाता है शास्त्रीय में, वो आपको पढ़ाया जाता है काव्य का साहित्य दर्पण। ये मैं बात कर रहा हूँ साहित्य विषय आधारित छात्रों की, जिन्होंने शास्त्र में साहित्य विषय लिया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए शास्त्र में जो पुस्तक चलती है, जो 3 वर्षों चलती है, 3 वर्ष में पूरी होती है, उसका नाम है साहित्य दर्पण और ये है कविराज विश्वनाथ की। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि काव्य का ऐसा कोई तत्व नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, सभी तत्वों का समावेश इन्होंने अपने काव्य में किया है और इसीलिए इस काव्य की लोकप्रियता है। और क्योंकि इन्होंने रस को भी मुख्य रूप में माना है, नाट्य तत्व को भी माना है, अलंकार को भी माना है, काव्य के दोष और गुण को भी माना है, रीति को भी माना है, इसीलिए ये काव्य था साहित्य दर्पण। कवि है कविराज विश्वनाथ, कविराज के नाम से भी इनको जानते हैं। जिस प्रकार से महाकवि के नाम से कालिदास, अश्वघोष जो हैं उनको सुकवि के नाम से, उसी प्रकार से कविराज के नाम से जो है विश्वनाथ को जानते हैं। तो ये था आपके कवि विश्वनाथ का कवि परिचय। आगे और कवियों का परिचय हम पढ़ेंगे दूसरे भाग में। अभी आपका भाग 10 में कवि विश्वनाथ का कवि परिचय। आज के लिए इतना ही।